अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 26 शुरू करते हैं। 26 होता है ना। रिवीजन खेलते हैं जरा जल्दी से शुरू से। इम्पेयरमेंट लॉस तब आता है जब किसी इंडिकेटर को देखकर इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाएं और रिकवरेबल अमाउंट गिर जाए बुक वैल्यू से नीचे। फिर इम्पेयरमेंट टेस्ट हर साल लगाना है, सिर्फ तब लगाना है जब कोई एक्सटर्नल या इंटरनल इंडिकेटर आए। एक्सटर्नल इंडिकेटर्स एसेट की वैल्यू एक्सपेक्टेशन से ज्यादा गिर गई, टेक्नोलॉजी, लॉ, इकोनॉमी वगैरह में कोई एडवर्स चेंज आया जो एसेट को एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है, इंक्रीज हो गया इंटरेस्ट रेट या मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो कम है, एसेट्स की बुक वैल्यू, नेट एसेट्स की बुक वैल्यू ज्यादा है, मतलब एसेट्स ओवर वैल्यूड है। एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। फिर एविडेंस है कि एसेट डैमेज हो गया, एडवर्स चेंजेस जैसा कि एसेट जो है वो आइडल है या हमने प्लान कर लिया टू डिसकंटिन्यू या रीस्ट्रक्चर एनी ऑपरेशन जिससे वो रिलेट करता है। एडवर्स चेंजेस हैं कैसी कि जी हम सोच रहे थे 8 साल चलाएंगे लेकिन अब सिर्फ 4 साल चला रहे हैं, अब साल कम तो वैल्यू इन यूज़ कम, खतरा है ना इंडिकेटर। और एविडेंस है कि जी एसेट की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से कम रही, ठीक है। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं, अगर इनमें से कोई इंडिकेटर आएगा तो हम इम्पेयरमेंट टेस्ट से एसेट को गुजारेंगे, ठीक है। और ये एसी 16 पे करवाएंगे, थोड़ी देर 18 पे करवा दें। अच्छा, अब जब एक बार इम्पेयरमेंट टेस्ट कोई आ जाएगा तो इम्पेयरमेंट इंडिकेटर को आ जाएगा तो इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारने के लिए हमने कौन सी दो चीजें कंपेयर करनी होती हैं, बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। बुक वैल्यू हमें निकालनी आती है कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। भाई ये रुकता तो है नहीं यार। अच्छा, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लेस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी, ये भी अब हमें पता लग गया, ओके। हाँ, रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। अब अगली कहानी शुरू हो गई। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या होती है, तो हमने कहा था जी फेयर वैल्यू तो होती है मार्केट वैल्यू, और अगर एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो रिसीव करना वो। फिर कॉस्ट टू सेल में क्या आता है जी, हमने कहा था लीगल कॉस्ट आती है, ट्रांसफर टैक्सेस आ सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग एसेट आ सकता है, और एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट विच इज नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट इन सेलेबल कंडीशन, वो क्या है, कॉस्ट टू सेल। लेकिन रिडंडेंसी कॉस्ट, रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, ये आपने कॉस्ट टू सेल में नहीं है। ये डिसाइड हो गया। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल क्या होती है, तो अब अगली लड़ाई पड़ी वैल्यू इन यूज क्या होती है। तो पता चला जी फ्यूचर के नेट कैश फ्लोज को आज लेकर आना, प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आना डिस्काउंट करके। अब यहाँ पे दो लड़ाइयाँ पड़ गई, कैश फ्लोज में क्या हो क्या ना हो और डिस्काउंट रेट कौन सा हो। तो कैश फ्लो, ये आगे चले गए थोड़ा सा, असल में ये फेयर वैल्यू क्रॉस कर गए, कॉस्ट टू सेल क्रॉस कर गए। ये पॉइंट याद है ये, अगर किसी एसेट की रिकवरेबल अमाउंट निकालने लगे और उसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल ना हो तो ऐसी सूरत के अंदर वैल्यू इन यूज ही उसकी रिकवरेबल अमाउंट बन जाती है। अच्छा, अगर हम दूसरी तरह से सोचें, ऐसे भी तो हो सकता है एक हम एसेट की रिकवरेबल अमाउंट निकालने लगे हैं लेकिन उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल है, वैल्यू इन यूज का डाटा अवेलेबल नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर फेयर वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट बना लेंगे। सवाल के अंदर हो सकता है ना ऐसे डाटा हो, जैसे होमवर्क वाले सवाल में था, है जी। अच्छा, तो दोनों सूरतें हो सकती हैं। एक बार सुना कर भाई, ठीक है ना, पता नहीं सोया होता है तेरा, आगे भी दिमाग जो जाता है ना, ये बंदा बन जा दो, ठीक है ना, ये मैं मुझे पता है कहाँ जाता है, ठीक है ना। हाँ, क्लास के बाद मिल मुझे आके, ठीक है। मैंने ये अर्ज किया रिकवरेबल अमाउंट निकालनी है तो दो चीजें चाहिए, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। दोनों में से अगर कोई एक का डाटा ही सवाल में नहीं है तो क्या करोगे, बस वो नहीं है, फिर जो दी हुई है फिर वही रिकवरेबल अमाउंट बन जाएगी। सवाल में डाटा किसी एक का मिसिंग हो सकता है। यहां तो उसने कहा था फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल ना हो तो वैल्यू इन यूज इज द रिकवरेबल अमाउंट, लेकिन पर्चे के लिए मैं बता रहा हूं दूसरी तरह से भी हो सकता है। सवाल में फेयर वैल्यू दे दे, कॉस्ट टू सेल मिसिंग, वैल्यू इन यूज का डाटा मिसिंग कर दे, तो ऐसी सूरत में भी आप रिकवरेबल अमाउंट जो एक है उसी को ले लोगे, ठीक है ना। ये हमारे होमवर्क वाले सवाल में हुआ भी था ARC में। अच्छा, हम आगे बढ़ रहे थे, कैश फ्लोज में क्या क्या आए क्या क्या ना आए। हमने कहा था जी इंक्लूड करो
वो कैश इनफ्लोज जो एसेट को कंटिन्यूइंग यूज करने से हासिल हुए, और वो आउटफ्लोज इंक्लूड करो जो इन कैश इनफ्लोज को कमाने के लिए जरूरी थे, और नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स को भी इंक्लूड करो, और एसेट को करंट हालत में रखते हुए ये सारा कुछ देखो, ठीक है। और मत इंक्लूड करो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का कोई कैश फ्लो, मतलब लोन आया है तो इनफ्लो मत लो, लोन रीपे किया है तो आउटफ्लो मत लो, इंटरेस्ट पे किया है तो आउटफ्लो मत लो। फिर दूसरा, टैक्स की कोई इनकम टैक्स की कोई पेमेंट या रिसीट मत लो। फिर कोई एक्रूअल मत लो। एक्रूअल का मतलब एक्रूड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम दोनों, यानी आपने सर्विसेज या गुड्स रिसीव कर ली, सर्विसेज यूज अप कर ली, पैसे नहीं दिए तो आप एंट्री करते होते थे लेट्स से सर्विस यूज अप कर ली, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, और अगले पीरियड में जाके पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट करते हैं। तो एक्सपेंस रिलेट किस साल से कर रहा है, जिसमें वो इनकर हुआ और रिकॉर्ड हुआ, ठीक है ना। अगर उस किसी एक्रूड एक्सपेंस की पेमेंट हमारे फ्यूचर कैश फ्लो के किसी साल में आ रही हो तो उसको मत आने देना, क्योंकि वो उस साल के आउटफ्लोज, माना कि कैश आउटफ्लो उस दिन हो रहा है, लेकिन हम इस लॉजिक को देखें ना कि हम एसेट की वैल्यू इन यूज निकाल रहे हैं। हम कह रहे हैं ये एसेट अगर फ्यूचर में चलेगा तो ये चीजें बनाकर बेचेंगे और इसके चलने के ऊपर ये खर्चे आएंगे। अब आपने बिजली का बिल तो ऑलरेडी खर्च कर लिया, प्लांट तो चल चुका है, गुड्स तो बन चुकी हैं, तो फिर इनकी चीजें अगले साल में लेना फिर डिसीजन मेकिंग सही नहीं रहेगी। वैसे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यही है, अपनी अकाउंटिंग मत भूल जाना। इंट्रो में शायद आपने पढ़ा हो, गोइंग कंसर्न अजम्पशन पढ़ा हो, गोइंग कंसर्न सुना? चले यहाँ पे FAR 2 में सुन लेंगे जाके, यहाँ पे तो फिलहाल कोई यूज नहीं है खास कहीं पे, बहरहाल एंड पे शायद थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में आ गया तो पढ़ा दूंगा। खैर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपने बनाना सीखी हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो बेसिक पिलर्स के ऊपर खड़ी हैं। एक है गोइंग कंसर्न अजम्पशन और दूसरी है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर ये दो अजम्पशंस भाईजान हिल जाए, नींद पूरी करके आया करो यार, मुझे उल्टा लटका देना आप किसी दिन, कुछ शर्म कर लो, पूरा रमजान सो के गुजारा तुमने, ठीक है जी। इन दोनों अजम्पशंस में से कोई एक अजम्पशन अगर हिल जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हुलिया बिगड़ जाएगा। जो आपको नजर आ रहा है फिर ये नहीं रहेगा। गोइंग कंसर्न अजम्पशन हिल जाए तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और तरीके से बनेंगी, फिर ये नहीं बनेंगी। आप एक्रूअल बेसिस को छोड़ दें तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी नहीं बनेगी जो नजर आ रही है, तो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक पिलर्स हैं दो, मतलब जो एक्रूअल का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपने अगर गुड्स रिसीव कर ली हैं, सर्विसेज यूज अप कर ली हैं, तो आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करो, पे होता है या नहीं होता। आपने गुड्स डिलीवर कर दी हैं, सर्विसेज रेंडर कर दी हैं, तो आप इनकम रिकॉर्ड करो, कैश रिसीव होता है या नहीं होता। एक्रूअल कॉन्सेप्ट यही है, पर यहां मसला एक्रूअल कॉन्सेप्ट की इनकम एक्सपेंस रिकॉर्ड करने का नहीं है। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे, हम कह रहे हैं ये वाला एसेट फ्यूचर में क्या कैश फ्लोज कमाएगा और क्या खर्च करेगा। तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट वही है, एक्रूअल की बेसिस पर ही रिकॉर्डिंग थी, तभी तो कैश जब आया तो उस दिन आप सिर्फ पेएबल डेबिट कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन आपने उसको इस तरह से सोचना है कि ये एसेट के कैश फ्लोज ले रहे हैं, वो वाले जो अभी इनकर होने हैं, आउटफ्लो अभी होने हैं, इनफ्लो अभी आने हैं। अब जो ऑलरेडी बिजली इस्तेमाल कर चुका है ये प्लांट पास्ट में, तो उसका बिल सिर्फ पे होना उसके आउटफ्लो को नहीं बना देगा, क्योंकि वो फायदा, वो चल भी चुका, बिजली भी खर्च हो गई, तो चीजें भी बना चुका है, फायदा भी दे चुका है, वो वक्त गुजर चुका हुआ, ठीक है। तो इसलिए एक्रूअल को बहरहाल इन वैल्यू इन यूज के फ्यूचर कैश फ्लोज में नहीं लेना। इसका मतलब ये ना समझ लेना कहीं कि हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग छोड़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो नहीं इंक्लूड करना आपने एक्रूअल्स को, चाहे इनकम हो चाहे कोई एक्रूड इनकम या एक्रूड एक्सपेंस आपका प्रीवियस पीरियड का, ये फ्यूचर कैश फ्लो वाले किसी साल में आना या जाना कर रहा हो तो उसको इग्नोर करना, उसको इंक्लूड नहीं करना, और अगर किसी में घुसा पड़ा हो तो निकाल देना, ठीक है, ओके। और कॉस्ट अपग्रेड की ना लेना, और उस अपग्रेड से कोई एडिशनल इनफ्लोज आने हैं तो वो भी ब्लैक कपड़ों वाले भाई मत लेना। ब्लैक कपड़ों से याद आया, ब्लैक कैप्स, कल क्या मैच है वैसे, है ना, ओके। मतलब चाचू भी मिस भाई लगा है ना, पहले मैच आ रहे हो, बस मैं आपके पेपर रिव्यू कर रहा था, मैंने कहा चलो यार वेला ही बैठा हुआ, पेपर चेक हुए थे ना, ठीक है चलो यार देख लेते हैं। थोड़ी देर बाद देखा तो 1 2 3 मैगल एंड पे पहुंचा के फिर चले। अच्छा, एस्टिमेटेड कैश फ्लो दैट आर एक्सपेक्टेड टू अराइज फ्रॉम इंप्रूविंग ऑन, ये तो हो गया। ये एस्टिमेटेड कैश फ्लो दैट आर एक्सपेक्टेड टू अराइज फ्रॉम फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग, जो आपने फ्यूचर में कोई रिस्ट्रक्चरिंग की कोई एस्टिमेट्स हैं, कमिट नहीं किया अभी, ऐसे कोई कैश फ्लो को आपने यहां पर नहीं लेना होता, ठीक है ना। अगर एंटिटी किसी इसमें स्टेटमेंट के अंदर ही अगर कमिटेड हो, फिर
कमिटेड हो किसके लिए? कोई कैश फ्लो बताओ मिसाल के तौर पे, फ्यूचर स्ट्रक्चरिंग रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। बताओ फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? पढ़ी हुई वैसे हमने नहीं है बाय द वे, लेकिन थोड़ी बहुत बात की हुई है मैंने, बताओ। फॉर एग्जांपल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया 3 साल बाद हम लोग पूरी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट करना इज समथिंग एल्स। ये खड़े हुए एसेट के ऊपर इंपेयरमेंट टेस्ट लगा रहे हैं, उसने क्या ला के देना है? 3 साल बाद कंस्ट्रक्ट करेंगे तो नया एसेट होगा। तो आप रीस्ट्रक्चरिंग अगर तो कह दे कि कमिटेड है फ्यूचर में तो उसकी कैश तब भी ऐसे ही रहो बस, ठीक है। आपके इस लेवल तक लेके जाना भी नहीं आना, क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग अभी आपने पढ़नी है FAIR 2 में जाके। फिर भी स्टिल रिस्ट्रक्चरिंग आप जो एग्जांपल दे रहे हो वो तो रिस्ट्रक्चरिंग नहीं, हो तो बिल्डिंग बनाने लगे तो नया एसेट बनेगा। जैसे हम अपग्रेड भी नहीं ले रहे। आपको यूं कहना चाहिए कि फ्यूचर में हमने कमिटमेंट कर ली है कि हम इस एसेट को, इस प्लांट को बंद कर देंगे, तो फिर उससे रिलेटेड जो कॉस्ट हैं उनको आपने कैश फ्लो में इंक्लूड नहीं करना, अनलेस के वो तीसरे साल पे आप रोक रहे हैं। अब रोक रहे हैं तो फिर तीसरे साल के कैश इनफ्लो ले भी लेते होते थे हम, डिस्पोजल प्रोसीड्स नेट करके, ठीक है। लेकिन इस तरफ लेके नहीं जाएगा, इसको एज इट इज हर बार पढ़ लिया करो और रिवीजन ऐसे करते रहो। जब भी बैठो 36 करने, आप 2 से 3 मिनट में ये रिवीजन कर सकते हो। मैंने तो आपको समझाया है, एक एक चीज़ बताई, आप टिप्स के ऊपर ये 5 चीज़ें, ये 4 चीज़ें, ये 2 चीज़ें, ये इस तरह से आपने करना है, क्योंकि ये चीज़ें अब ज़्यादा सारी हैं, थोड़ी नहीं है, ठीक है ना। ईद का होमवर्क मिलेगा इंशाल्लाह आपको। अच्छा, कैश फ्लो जाहिर है, मतलब ईद में कौन कह रहा है ईद मत मनाओ? ज़रूर मनाओ ईद, ज़रूर एंजॉय करो, खेलो कूदो, लेकिन पढ़ाई भी करनी है, वो भी करनी है। आपके पास ये मौका है 16 और 36 को मैं सवाल बता दूंगा करके आने, कम से कम वो तैयार कर लो, ठीक है। क्योंकि जब आपने बाद में आना है ईद के, तो नए टॉपिक्स, नई मुसीबतें, नई परेशानियां हैं, इसको देखने का टाइम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। हर अगला टॉपिक है पिछले को बुलाने की तरफ चल पड़ता है। तो 16 की नेचर ऐसी है कि वो हर जगह पे फंसा होता है, लेकिन फिर भी इतनी तफसील से तो नहीं है ना। तो आपने ये जो मौके अल्लाह आपको दे रहे हैं, इनको आपने कैश करते रहना, ठीक है ना। बड़ी ईद पे जाओगे तो फिर सिलेबस लेके जाना, कुछ रिवाइज करना। बड़े टेस्ट आते हैं, असेसमेंट, टर्म टेस्ट, ये वो मौके होते हैं जिनमें आपने टॉपिक्स को बंचेस की फॉर्म में तैयार करना होता है, फिर पेपर पास होता है, वरना नहीं होता। अच्छा, कैश फ्लोज में क्या कुछ आए क्या ना आए ये हो गया डिसाइड। अब टैक्स रेट कौन सा लें, डिस्काउंट रेट कौन सा लें, प्री टैक्स हो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करें और एसेट स्पेसिफिक हो, ठीक है, ओके। फिर एग्जांपल 6 में कोई मसला या क्वेश्चन 3 में कोई मसला हो, मेरा नहीं ख्याल, अगर है फिर भी मैं तैयार हूं बताने के लिए। असल में ना आपको पता ही है, जैसे अब आज का प्लान क्या है, आखिरी 10 मिनट में मैंने रिवर्सल समझा के भेजना है, एक एग्जाम्पल करवानी है और 2 सवाल पास पेपर के होमवर्क में देने हैं। अब वो आप आज करेंगे तो कल डिस्कस होंगे। ऐसे ही ये कल कुछ काम जरा तेजी में हुए। एक तो वो आखिर में इंपेयरमेंट रिवैल्यूएशन मॉडल वाला है, वो तो बड़ी तफसील से बात करनी ही है अभी हमने, लेकिन पहले मौका आपको इसलिए दिया जाता है कि आप जरा सोचें, खपें और क्वेश्चंस लेके आए, ठीक है ना, ओके। लेकिन मैं ये समझता हूं कि मैंने पिछली क्लास में एक चीज नोट की, वैसे बाय द वे आप में से कितने बच्चे होमवर्क करके आए आज? ये देख रहे हैं आप, कम होगी तादाद। इसकी वजह यह है कि बच्चों को शायद अब ये समझ लग गई है कि जो इसने कहा है एंड पे, कल इसने तो कराना ही है, तो छोड़ो हमने क्या करना है कर। इसलिए अब ईद के बाद ये अप्रोच मैं बदल रहा हूँ। अब मैं आपको इसी तरह से होमवर्क दे के भेजूंगा परेशानी वाला, अगले दिन डिस्कस नहीं करूंगा, और अगले दिन वही बच्चा अगले लेक्चर को समझ सकेगा जो पिछले लेक्चर का होमवर्क करेगा। लातों के जो गोश्ट्स होते हैं टॉक्स से नहीं मानते, ठीक है। तो ये ऐसे ही करना पड़ेगा आप लोगों के साथ, क्योंकि ये तो तरीका ही गलत हो गया। मतलब आप लोगों ने फिर पढ़ना छोड़ दिया यार, ठीक है। पहले डर था ना वो होमवर्क का, यार करो यार पता नहीं क्या होगा, और अगले दिन समझ नहीं आ रही, सर से पूछे, अगले दिन मैं डिस्कस कर लेता था। आपने कहा नहीं नहीं बस यही ठीक है। अब मैं अरेंज ही ऐसे करूंगा सारी चीज़ों को, अपने लेक्चर्स को प्लान ही ऐसे करूंगा कि अगले दिन डिस्कस भी नहीं करूंगा जो होमवर्क दिया है, और वो होमवर्क किए बगैर जो आएगा वो नहीं कर सकेगा अगली क्लास को सही तरह से अटेंड, समझ नहीं पाएगा। ऐसे सही तो ऐसे सही, भाई जिसने पढ़ना है वो पढ़े, जिसने नहीं पढ़ना वो ना पढ़े। क्या ख्याल है? ऐसे ही करना पड़ेगा ना। आज की हालत देख के तो यही लग रहा है, मतलब क्या उस फेज में दाखिल हो चुके हैं, ईद के बाद देखेंगे उस फेज में दाखिल हो चुके हैं। ईद के बाद होमवर्क करेंगे, अब ईद के बाद जो भी काम है ईद के बाद करेंगे। टेस्ट कितने बच्चों ने दिया है कल? चलो शुक्र है, ये तो कुछ बेहतर है। किन्होंने नहीं दिया जरा वो हाथ खड़ा कर, क्यों नहीं दिया जी टेस्ट? अच्छा जी, ये पेपर में जाते ही तबीयत सेट हो जानी है आप लोगों की जी। तबीयत खराब थी बेटा आपकी? नीयत खराब थी? हाँ, और जी और माशाल्लाह आपने दिया था? हाँ जी, क्यों नहीं दिया?
बुखार था, अच्छा आप कुछ आए ही नहीं थे माशाल्लाह। आप तो खड़े हो जाए ना, जरा ज़ियारत कराएं लोगों को। इन्होंने छुट्टी भी की और टेस्ट भी नहीं दिया, दो जुर्म। और तीसरा जुर्म इनका बताऊं, इन्होंने होमवर्क भी नहीं किया होगा। देख लो, मुझे पता लग गया हैं, देख कमाल। ज़ियारत कराओ जरा, ज़ियारत कराओ इनको। ये है जी, ये बच्चा है जिसने कल एक छुट्टी कर ली है। कितना जुल्म किया ना इसने अपने आप पे। फ्यूचर से खेला है, हाँ फ्यूचर से खेला है। अच्छा जी, उसके बाद बारबरी वाला सवाल है। इसमें किसी किस्म का कोई सवाल है तो पूछें। ये सारी चीजें ना कल थोड़ी सी स्पीड से चली थी, क्योंकि एंड पे मैंने वो करना था जो मैंने करके भेजा, जिसको आज डिस्कस करना है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछें जी। एग्जाम्पल नहीं, अभी तो 6 दूर है बेटा, अभी तो बहुत पीछे हैं उससे। अभी तो मुझे पता है, अभी तो वो जर्मनी वाले सवाल के अंदर मुझे बच्चों ने रोकना है। अभी इससे ऊपर तो एग्जाम्पल 3 है, इससे ऊपर ये। अच्छा बोले जी बेटा, ग्रोथ रेट 8% था बिल्कुल। उससे ये करना था कि जो यहां पर X6 के नेट कैश फ्लोज निकले थे, भाई चुप कर जाओ। अब उसने कहा था 5 साल की प्रोजेक्शन बनानी है। वैसे सवाल पे एतराज भी उठ रहे थे 1-2 जगह पे, लेकिन ये जो कि क्लास का बनाया हुआ सवाल होता है ना, एग्जाम्पल जो होती हैं इनमें फिर थोड़ी बहुत बात उस्ताद खुद भी बताता है। पर्चे का सवाल सारा कुछ बता रहा होता है। बहरहाल 5 साल की प्रोजेक्शन चाहिए थी। ठीक है, तीसरे साल पे कैश फ्लोज तो खत्म हो गए, अब कैश फ्लोज तो दिए नहीं हुए, तो क्या करें? तो ग्रोथ रेट गिवन था, जिस ग्रोथ रेट के ऊपर हमने इसको बढ़ाना था। मिसाल के तौर पे क्या आए थे जी? नेट कैश फ्लोज क्या आए थे? X6 का नेट कैश फ्लो क्या आया था? X6 का ये 1400 का लें जरा, 40%, 1400 का 40% लें 480 जी, 480 बोलो। X6 400, 560 है। ठीक है जी, ये X6 है। अच्छा आप देख ले प्लीज जरा एक दफा। उसके बाद ये दोनों माइनस होने थे, बाकी इनमें से कोई भी नहीं आना था। ठीक है, तो नेट कैश फ्लो क्या बना था? 240 का। ये सही है? अच्छा अब इधर देखो, अब प्लीज बेटा चुप कर जाएं। X7 और यार चुप कर जाए ना, और X8 ये 2 साल के कैश फ्लोज मिसिंग थे। प्रोजेक्शन तो हमने 5 साल की बनानी है। ठीक है, अब क्या करें? सवाल में कहीं नेट डिस्पोजल प्रोसीड तो नहीं ना दी हुई थी? बोलो, कोई रेजल वैल्यू भी दी होती तो हम यही अज्यूम कर लेते वो एंड पे मिलनी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, जब ऐसा कुछ भी नहीं था तो फिर सिंपल इस एक 240 को हमने अगले साल के लिए 8% बढ़ाना है, तो 240 प्लस 8% ऑफ 240। ये वैसे मैंने अगले सवाल में किया था बारबरी में। इसको यूं भी लिख सकते हैं आप, अगर शॉर्टकट किसी को समझ आ जाए तो 1.08। तो क्या आता है आंसर? 259। फिर इस 259 को आपने 1.08% करना था, 1.08 करना था जी, 279। ओके व्हाटएवर, ठीक है समझ आ गया। कल क्लास में भी ऐसे ही किया था। ठीक है, ओके। तो कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है ना, उस्ताद ने नहीं पढ़ाया, अब पर्चे में उससे एक स्टेप आगे चला गया, तो तैयारी तो होनी चाहिए ना, कुछ दिमाग तो चले, कॉन्सेप्ट तो था, सारा कुछ पता तो था, फ्यूचर कैश फ्लोज को लेना है। अब नहीं है सारे फ्यूचर कैश फ्लोज, तो अगला ग्रोथ रेट है, और वो सवाल के अंदर तो बाकायदा लिखा होता तफसील से कि ऐसे करना है। ठीक है जी, ये समझ आ गई बेटा? ये वैसे हमने कल बारबरी वाले सवाल में भी ये किया था। ओके, तो इसमें कोई और मसला, इसमें को मसला, इसमें को मसला, बारबरी में को मसला, बारबरी में जर्मनी, हाँ जी, ये एडजस्टमेंट इस सारी को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, क्विकली, लेकिन क्विकली, क्विकली। ओके, ये नेट कैश फ्लोज मोहतरम ने निकाले हैं। ठीक है, मैं इसमें से सिर्फ 22 को पकड़ लेता हूं, बाकी सब तो समझ आ ही जाएंगे फिर उसी तरह से। ये क्या है? नेट कैश फ्लोज हैं, और जाहिर है इनफ्लो ज्यादा रहे होंगे तो पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है ना,
नहीं, नेट तो बेटा तभी नेट नेगेटिव भी आ सकते थे। पॉजिटिव आना मतलब ये बता रहा है कि इनफ्लो ज्यादा थे आउटफ्लो से, वरना नेगेटिव ज्यादा होते तब भी नेट आ जाता, पर वो नेट आउटफ्लो होता। खैर ये बात, नेट कैश इनफ्लो 11 का। अच्छा, अब ये ना पिछली क्लास में बच्चों ने सवाल पूछा जब, तो मैंने एक एग्जाम्पल बनाई, अज्यूम्ड डाटा लिया। ठीक है, अज्यूम डाटा क्या लिया, मैंने कहा जी मिसाल के तौर पे इनफ्लो 55 था, ऑपरेशनल कॉस्ट 18 थी, ये सब अज्यूम डाटा ओके, और मेंटेनेंस कॉस्ट 12 थी। ये मैंने ऐसे ही अंदाजा ऐसे अज्यूम किया, हाइपोथेटिकल फिगर्स है। ठीक है, उसके बाद वो फिगर्स जो सवाल ने बताई हुई है पढ़ें। कहता है ये इनफ्लो है 11 रुपए 22 का। हाउएवर रिव्यू ऑफ अकाउंटेंट्स वर्किंग हैज रिवील्ड द फॉलोइंग: depreciation of the plant has been included as an outflow in each year. depreciation of plant कितनी थी वैसे, 22 की कितनी निकाली थी, 12 थी काले में। तो क्या कह रहा है जी, लाइफ डेप्रिसिएशन जो है वो हर साल की क्या कर दी गई है, आउटफ्लोज के अंदर इंक्लूड की गई है। मतलब कि हमने ये काम कर दिया, डेप्रिसिएशन 12 माइनस कर दी। ऐसे ही उसने अगले के बारे में बोला हुआ है। और टैक्स पेमेंट ऑफ 2 मिलियन, टैक्स पेमेंट ऑफ 2 मिलियन हैज बीन इंक्लूडेड एज एन आउटफ्लो इन ईच ईयर। अब ये काम ना उसने कर दिया था और करके हमें नेट कैश फ्लोज दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसने ये काम कर दिया हुआ। ठीक हो गया, यहां तक को मसला। अच्छा, अब अगली बात, नेट बल्कि ऐसे इसको आगे काम, अब काम शुरू करते हैं। हमें सवाल ने यहां पर ला खड़ा किया था, ठीक है ना, ये सवाल यहां पे था। अब मैंने बाकी सारी फिगर्स अज्यूम की हैं और ये मैंने वो फिगर्स उसने बताई थी वो नहीं। अब सवाल यहां पे खड़ा था, सवाल ने ये 11 शो किया और साथ में क्या बोला, इस 11 तक आते आते उसने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को माइनस कर दिया हुआ है एज एन आउटफ्लो, और टैक्स को भी माइनस कर दिया एज एन आउटफ्लो, ये उसने बताया था। ठीक है ना, ऊपर वाला मैंने सब अज्यूम किया। कितने गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या डेप्रिसिएशन कैश आउटफ्लो होना चाहिए था? अब वो क्या हो चुका है, 11 तक आते आते माइनस, तो फिर क्या कर दें, अब इसको हमने ऐड किया, प्लस 12 किया। ठीक है, ऐसे ही 2 रुपए नहीं होना चाहिए था, माइनस हो गया है, तो क्या करो, ऐड। आमिर मैं बैठा हूं, आप रिमोट ले आए, अगर कोई नहीं हिला रहा तो इसको कर दें 18 पे प्लीज जी। आप कर दें, तो आपने सुना नहीं था, कर दें अपने रिमोट से कर दें। मैं तो ऐसे बच्चों को कहता हूँ रख लिया करें। अच्छा जी, यहां तक को मसला बोलो। ये हर साल ऐसा ही हुआ है, यानी कि ये 23 में भी हुआ, 24 में भी हुआ, 25 में भी हुआ। ठीक है ना, ये दोनों ऐड होंगे। यहां तक को मसला, ये बात समझ आती है। अब आते हैं इसकी तरफ। इनफ्लोज फ्रॉम प्लांट इन 2022, मतलब ये मैंने अज्यूम किया फिगर, शायद इसके अंदर कह रहा है वो इनफ्लोज, उसने तो फिगर नहीं ना दी हुई ना, जरूरत थी, मैंने तो वैसे अज्यूम किया आपको समझाने के लिए। इनफ्लोज फ्रॉम प्लांट इन 2022 इंक्लूड रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री। एग्जिस्टिंग मीन्स ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड इन्वेंट्री एज ऑन 31 दिसंबर 21। अब मुझे एक बात बताओ, खड़े 31 दिसंबर 21 में है, इस दिन खड़े होकर एस्टिमेट कर रहे हैं 22 में ये इनफ्लोज आउटफ्लोज होंगे, लेकिन 31 दिसंबर 21 में खड़े होकर कह रहे हैं एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री की सेल 22 के इनफ्लो में है। तो ये हो सकता है आपने वो 22 में बेची हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम इस वक्त एसेट के फ्यूचर को एस्टिमेट कर रहे हैं, और एसेट फ्यूचर में ये प्रोडक्ट्स बनाएगा। बोलो, एसेट, मेरा सवाल है, एसेट ये इन्वेंट्री आइटम्स फ्यूचर में बनाएगा? ये तो ऑलरेडी बना चुका है। अब ये आपने बेचा, जैसे उधार पे बेचा था तो कैश बाद में आ रहा है, ऐसे ही अगर इन्वेंट्री भी पड़ी है तो बाद में बेच रहे हैं तो कैश बाद में आ रहा है। इससे कोई सरोकार नहीं है, इन्वेंट्री बंद तो चुकी है ना भाई, एसेट ये फायदा तो दे चुका है। जैसे बिजली खर्च हो चुकी थी तो आपने उसको क्या कहा था, चाहे पेमेंट हमारे 22 मिसाल को लिखा होता कि अ बिल रिलेटिंग टू, या यूं लिखा होता
आउटफ्लोज फ्रॉम प्लांट इन 22 इंक्लूड अ पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल रिलेटिंग टू 21। ठीक है, तो नहीं करना चाहिए था तो माइनस कर देते। ऐसे ही ये क्या कह रहा है, एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है, यानी ऑलरेडी ये चीज बन चुकी है। अब ये चीज बनी हुई ऑलरेडी 22 में दोबारा बनने वाली चीज के अंदर मत लें, ठीक है, क्योंकि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं है, ये फ्यूचर कैश फ्लोज है फॉर वैल्यू इन यूज। तो इसमें ये इन्वेंट्री आइटम एसेट ऑलरेडी बना चुका है, ये फायदा ऑलरेडी दे चुका है, ये फायदा फ्यूचर में इसने नहीं देना। एसेट का ये फायदा आ गया, आगे बिका नहीं है या बिका है और उधार पे बिका है, तो दोनों सूत्रों में कैश बाद में आ रहा है, वो उसका कोई सरोकार वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन से नहीं। ठीक है, तो फिर ये समझ आ गई अब बात। कल यहां पे ना एंड हो गया था ना जरा क्लास का, तो जरा ये भी अड़ रहे थे इस पे बच्चे। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री अगर इनफ्लोस फ्रॉम प्लांट इन 22 में इंक्लूडेड है, मैंने कहा मिसाल के तौर पर 55 में इंक्लूडेड है, क्या होना चाहिए था इसको इंक्लूड नहीं है, तो फिर सही करने के लिए क्या करोगे, 3 है 3 माइनस कर दो। ठीक है, इसके बाद कैश फ्लो आपका सही हो जाएगा। अगले सालों में ये कोई नहीं है, ठीक है ना, वो सिर्फ इसी के अंदर थी, बाकी दोनों आगे भी आए थे। ऐसे ही किया था। ये ऊपर वाला बिल्कुल अज्यूम्ड है जी, ये मैंने ग्रीन भी कर दिया है। ठीक है, प्लीज कोई ये ना कहे अब थोड़ी देर बाद आके लड़का लड़के को ले आए साथ ही, ये क्या किया आपने, बताया ना जरा, ये कहां से लिए हैं आपने, दिखाए ना जरा सवाल में, कहीं कोई नहीं है सवाल में भाई, अज्यूम किया है मैंने। ठीक है, चलें आगे। अच्छा जी, उसके बाद अगली बात थी आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन। ये तो आज वाला हैंड आउट है नहीं, लेकिन उससे पहले हाँ ये काम हमने किया था जी। चलें शुरू करें अब इस काम को दोबारा नए सिरे से, नए जज्बे से। इसके ऊपर तकरीबन 15-20 मिनट हम और लगाएंगे आज, ठीक है, ताकि पक्का हो जाए ना। कल तो बस जल्दी जल्दी में हमने कर लिया था। एंट्रीज कितने बच्चे करके आए हुए हैं, माशाल्लाह, पढ़ना छोड़ा हुआ है बच्चों ने। फिर होमवर्क क्या था, पे थोड़ी देर पहले तो हाथ ज्यादा खड़े हुए थे, फिर होमवर्क क्या करके आए? वो तो होमवर्क था ही। ईद के बाद बहुत देर हो जाएगी बेटा, ईद के बाद बहुत देर हो जाएगी, बता रहा हूं, कभी नहीं आएगा अगला महीना। एसेट खरीदा था हमने 500 का, यकम जनवरी 10 पे रीवैल्यू हुआ, यकम जनवरी 15 पे 800 रीवैल्यूड अमाउंट है, लाइफ 8 साल है। 31 दिसंबर 15 वाले साल की एंट्रीज करो और उस दिन की रिकवरेबल अमाउंट गिवन है। तो यहां तक तो सवाल में कोई जान नहीं थी, ना एंट्रीज रिक्वायर्ड है। यकम जनवरी 10 से 31 दिसंबर 14 तक जंप करके आए थे 5 साल। बुक वैल्यू आई 167 और रीवैल्यू किया तो 613 का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। और 31 दिसंबर पे अब रीवैल्यूड अमाउंट को यहां खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकाली तो हमने ये डेप्रिशिएट कर लिया, ये डेप्रिसिएशन भी आ गई। ये बुक वैल्यू है बिफोर इम्पेयरमेंट। यहां तक कोई मसला है तो बताएं। ये वर्किंग बहुत दफा कर चुके हैं हम यहाँ तक, ठीक है। वैसे हमारी एंट्रीज यहां से शुरू हो रही हैं, वो एंट्रीज भी देख लेते हैं, लेकिन फिलहाल वर्किंग की बात करें जो कल हुई थी। अब यहां तक को मसला, यहां तक कोई मसला नहीं है। फिर मैंने जुमला लिखवाया था, मैंने उसकी तस्वीर बनाई थी, मैं दूसरी क्लास से बनाई थी, आपकी क्लास से नहीं बनाई थी। चलो मैं वो वाली बोल देता हूँ, देख लीजिएगा, शायद वही हो शायद ना हो, मिलता जुलता ही होगा। सुने, हमने फिर एक जुमला लिखा था, मैं कह रहा हूँ जरा वही रिपीट हो जाए। अगर रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम हो तो इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करते हैं। चेक करें ना मेरा रटा कैसा है, पिछली क्लास वाला इस क्लास वाला मैच करके तो यस होगा, है ना। अगर रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम हो तो इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करते हैं और बुक वैल्यू रिवाइज हो जाती है, यानी रिकवरेबल अमाउंट ही नई बुक वैल्यू बन जाती है। सेट है, सेट बैठा है, ओके। दूसरा पॉइंट हमने लिखा था, और अगर रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से ज्यादा है तो इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आता और बुक वैल्यू भी पुरानी वाली ही रहती है, ठीक है, ओके। मतलब आपने सुनना था, लिखा हुआ, अच्छा गुड जी। इसी मोबाइल में रह जाएगा, रजिस्टर पे लिखो, मैंने रजिस्टर पे लिखवाया था, ओके। ये जो तस्वीर खींचने वाली चीज होती है वो तस्वीर खींच जाती है, मकसद जो लिखवाने वाला मकसद यही होता है, लिखो, वरना मैं घर से लिख के ले आऊँ, तस्वीर खींचो जी, तस्वीर खींचो जी, तस्वीर खींचो जी, तस्वीर खींचो जी,
लिखवाने का मकसद होता है कि लिखो अपने रजिस्टर पे ताकि ये कहीं मिस ना हो जाए। तो मैंने क्या कहा था जी, अगर रिकवरेबल अमाउंट इतनी गिर जाए कि बुक वैल्यू से नीचे चली जाए तो इम्पेयरमेंट लॉस आता है, और बुक वैल्यू भी पुरानी वाली फिर नहीं रहती बल्कि रिवाइज्ड बुक वैल्यू आती है, जो कि दरअसल रिकवरेबल अमाउंट ही होती है। क्योंकि हम इम्पेयरमेंट लॉस के आने पर एसेट को राइट डाउन कर लेते हैं, राइट डाउन नीचे ले आते हैं ना, वो बुक वैल्यू से नीचे है ना, तो एसेट की बुक वैल्यू रिकवर अमाउंट नीचे है ना, तो बुक वैल्यू को नीचे लाते हैं, राइट डाउन करते हैं लॉस रिकॉर्ड करते हुए। जैसे एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करते हुए आप इन्वेंट्री की कॉस्ट को, इन्वेंट्री को राइट डाउन करते थे, ठीक है ना। तो मतलब अगर रिकवरेबल अमाउंट कम है बुक वैल्यू से तो इंपेयरमेंट लॉस आएगा, इसका मतलब बुक वैल्यू फिर पुरानी वाली नहीं रहेगी, रिवाइज हो जाएगी, दरअसल रिकवरेबल अमाउंट ही बुक वैल्यू बन जाएगी। ये बात हमने की थी। अब मैंने आपको कहा था कि वैसे तो करते आ रहे हैं कितने दिन से, बुक वैल्यू इंपेयरमेंट लॉस, तीसरा जो चौथा दिन है, कंपेयर करते हैं, गेन लॉस आ जाता है। लेकिन यहां पर मैंने फॉर्मेट वही वाला बनाया जो रीवैल्यूएशन के अंदर सिखाया था। वहां पर भी पहले दिन आपको ऐसे ही सिखाया था, बुक वैल्यू और रीवैल्यूड अमाउंट का कंपैरिजन, लेकिन फिर एक लाइन दरमियान में डाल दी थी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमने उस रीवैल्यूड अमाउंट को आगे लेकर सवाल को कंटिन्यू करना होता है। इसीलिए यहां पर भी ऐसा फॉर्मेट बना लिया कि एक लाइन छोड़कर रिकवरेबल अमाउंट लिखें और इंपेयरमेंट लॉस वगैरह निकालें ताकि वो ही बुक वैल्यू आगे चल सके सवाल, ठीक है। अब इसका तरीका क्या बताया था? मैंने आपको कहा था, यहां पे आप पहुंच गए 31 नंबर 15 पे, बोलो इस दिन खड़े होकर 31 नंबर 15 पे रिकवरेबल अमाउंट कितनी गिवन है? 450। ये पहला सिनेरियो है। वैसे मैंने कल ये बात की थी कि रिकवरेबल अमाउंट सिर्फ सवाल में लिखी हो और ऐसी कोई बात ना लिखी हो कि इम्पेयरमेंट की थी। बहरहाल फिर भी सुन लो मेरी तसल्ली के लिए, अगर सवाल में रिकवरेबल अमाउंट लिखी हो, गिवन हो, अगर सवाल में रिकवरेबल अमाउंट गिवन हो तो लाजमी इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है आपने, ठीक है। ये नहीं आपने कहना इंडिकेटर तो लिखा नहीं हुआ, हम कैसे कर लें, नहीं, ठीक है। माना प्रैक्टिकली जब आप किसी इंडस्ट्री के अंदर जाकर बैठे होगे तो वहां पे इंडिकेशन आने पर ही इंपेयरमेंट टेस्ट लगाओगे, लेकिन मैं पर्चे के हिसाब से बात कर रहा हूं। अगर सवाल के अंदर रिकवरेबल अमाउंट दे दे तो उसको कंपेयर कर लेना बुक वैल्यू से, इंपेयरमेंट टेस्ट लगा लेना, ओके। सवाल में अगर रिकवरेबल अमाउंट लिखा हो तो फिर इंपेयरमेंट टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तुमने टिकट करवा लिया है बुध का? कहां से आए हो तुम पढ़ने? तो देखो कुहाड़ वाला भी बैठा है और केपी के वालों ने इतना शोर मचाया था, टिकट नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे, ऐसा कुछ नहीं। जमात के अंदर गए थे ना, तो नान साहब उतार थे, एक हॉस्टल गए तो वो हॉस्टल का ओनर कहता है कि हम तो खोलने को तैयार हैं हॉस्टल्स, ये बच्चे ही कहते हैं नहीं नहीं बंद करो बंद करो। पढ़ने वाले नियत होनी चाहिए, वो बैठ जाते हैं। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई में भी बरकत दे, बाकियों को भी अल्लाह हिदायत दे। अच्छा, अब रिकवरेबल अमाउंट 450 है 31 दिसंबर 15 पे, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि आपने ना लिखने से पहले फिगर को कंपेयर करना है, अब जबानी करना है। क्यों? क्योंकि वजह आपको बता दी है। अगर इंपेयरमेंट लॉस आ गया तो फिर ये रिकवरेबल अमाउंट ही रिवाइज बुक वैल्यू बननी है, और अगर ना आया तो पुरानी बुक वैल्यू ही चलेगी। तो लिखने से पहले ध्यान से देखना तो पड़ेगा ना, ठीक है। अब 450 को हमने लिया और लिए 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 0.1 ये यहां आए और बुक वैल्यू को देखा तो 450 रिकवरेबल अमाउंट गिरी हुई है, गिरी हुई है रिकवर, कैरिंग अमाउंट्स की नजरों से, कैरिंग अमाउंट की नजरों से गिरी हुई, ठीक है। तो फिर इंपेयरमेंट लॉस इंपेयरमेंट लॉस है। लेकिन अगर इंपेयरमेंट लॉस आ जाए तो असर क्या पड़ता है एसेट पर? एसेट की बुक वैल्यू अब पुरानी वाली नहीं रहती, रिवाइज हो जाती है। इसका मतलब यहां पे हम लिखेंगे अब रिवाइज्ड बुक वैल्यू, रिवाइज्ड बीवी। इसको हम रिकवरेबल अमाउंट लिख सकते हैं, ठीक है। क्या हो गया भाई तुझे जी? तो रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 450। अब कितना लॉस आ गया? 83 का लॉस आ गया, इंपेयरमेंट लॉस।
326। अगर रीवैल्यूएशन मॉडल पे एसेट है और इम्पेयरमेंट लॉस आ जाए तो कोई नया काम नहीं करना आपने, 100% सेम ट्रीटमेंट है। अगर रीवैल्यूएशन लॉस आए तो या क्या जो हम करते हैं, मतलब रीवैल्यूएशन लॉस आता था तो क्या देखते थे, कुछ सरप्लस पड़ा है तो पहले वो उसे एडजस्ट करता था, फिर भी बच जाता था तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता था। कोई सरप्लस नहीं है तो सारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है। या तीसरी सिचुएशन, इतना कम है कि सरप्लस को खा नहीं सका तो आगे कुछ भी नहीं गया, आगे कुछ भी नहीं गया। ये ठीक है, समझ आती है पॉइंट की। अब एंट्रीज कौन कौन सी हैं इधर देखो जी, यहीं से पहले देख लो। ये सिर्फ 15 के साल की एंट्रीज मांगी हुई हैं, ठीक है। 15 के साल में सबसे पहले दिन एसेट रीवैल्यू हो रहा है, तो यकम जनवरी 15 पे एंट्री होगी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट कितनी 313 इकट्ठी पड़ी हुई थी, कैलकुलेशन में आ गई, ठीक है। फिर एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 613, खामोश होकर देखें। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट और रीवन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। यहां तक कोई नई चीज नहीं थी, ये एंट्रीज आपके सामने, ठीक हो गया। अब नई एंट्री की बारी आती है। वैसे हमने इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री क्या पास की थी, सीखी क्या थी, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। लेकिन जब हमने गौर किया, इंपेयरमेंट लॉस तो जाता है ना प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। या ये टीए रूम से किसी टीए को बुला दें। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, तो हमें फौरन ख्याल आया कि प्रॉफिट एंड लॉस में तो कुछ जा ही नहीं रहा, प्रॉफिट एंड लॉस तो डेबिट हो ही नहीं रहा। डेबिट क्या हो गया, रीवैल्यूएशन सरप्लस, प्रीवियसली बुक्ड सरप्लस पड़ा था। रीवैल्यूएशन मॉडल है ना, कॉस्ट मॉडल में तो ये होता नहीं है, तो प्रीवियसली बुक्ड सरप्लस पड़ा था, ये तो उसको हिट कर गया। तो हमने कहा कोई बात नहीं, फिर एंट्री बन गई रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। ये नई एंट्री थी जी। पॉइंट 1 की पिक्चर बना ले। पर अगर प्रॉफिट एंड लॉस में फिगर आ जाता तो फिर हम देखते हैं ना, अगर क्या सवाल में नहीं आनी, अगले सवाल में है ना, सबर करो ना। फिर तुमने होमवर्क नहीं ना किया, हट जाता हूँ यार, हट जाता हूँ, जा रहा हूँ। नहीं भाई, हम इंपेयरमेंट लॉस डेबिट अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट करते होते हैं ना, एसेट अकाउंट कॉस्ट पर ही या रीवैल्यूड अमाउंट पर ही रहने दिया ना, इंपेयरमेंट को अलग किया। एसेट को तो हिट करेंगे तो फिर एसेट ही बदल जाएगा, बुक वैल्यू की बजाय वो फिर शायद फेयर वैल्यू पे जा रहा है, जो भी है, ठीक है ना। ये भी एक मेथड है। इस दफ़ा आईकैप ने ना, आईकैप ने छोटे छोटे काम किए हुए हैं किताब के अंदर। इधर ही रखें जी। नहीं चलें, कोई बात नहीं। मतलब कि ये इम्पेयरमेंट की एंट्री है। एक और तरीका भी है, वो दूसरा मेथड भी आईकैप ने ज़रूर डाला हुआ है, लेकिन वो मैंने कल इंशाल्लाह करवाना है। पहले सारा कुछ कर लेंगे, उसके बाद वो थोड़ा सा एक तरीका है, अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव इसलिए करवाना ज़रूरी है क्योंकि आईकैप ने क्वेश्चन में, अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर क्वेश्चन जो डाले हैं उनमें उसने रिवर्सल में वो काम पूछ लिया है, तो फिर मैं भी थोड़ा सा एहतियात के दर्जे में रहते हुए वो करवाऊँगा, ठीक है ना। बहरहाल फ़िलहाल सीखते चले जाएँ। सही जा रहा है अभी तक, IAS 36 सही जा रहा है अभी तक, चलें। अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा, फिर आगे ना सवाल ख़त्म हो गया, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए आगे बढ़ाया था बात को कि अगर अब अगले साल डेप्रिसिएशन करनी है तो 450 को बुला लें, आमिर भाई छोड़ दें, अब मैं यहीं रुकूंगा। 450 डिवाइडेड बाय, अब रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालोगे, 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर, जिस दिन बुक वैल्यू रिवाइज हुई है, ठीक है। 16 पे ना आ जाना कहीं। तो यकम जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15। भाई अदनान साहब के बैग से ना अब्दुल्ला को एक पेन तो निकाल दे जो चल रहा हो या कहीं को पड़ा हो, तो इसको पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने चेंज तो नहीं कर दिया जी, उल्टा इल्ज़ाम नेकी करने लगे वो लोग। तो 8 साल लाइफ थी एसेट की, 6 साल गुजर गए, तो रिमेनिंग 2, 326 भी डिवाइडेड बाय 2।
ठीक है जी, 225 और 163। आंसर लिखो या ना लिखो, वैसे ज़रूरत तो कोई नहीं, ठीक है। ये सिर्फ मैंने वैसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग अगली तैयारी करो, वरना सवाल की रिक्वायरमेंट सिर्फ यहाँ तक की एंट्रीज थी, ये सारी रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पूरी कर दी हुई है। तो ग्रीन इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है? हमें पता लगा कि रिकवरेबल अमाउंट जो है वो 50 है। अब सवाल यहाँ तक तो फिर आ गया हुआ है, देखें 31/15 पे बुक वैल्यू ये है रिवैल्यूएशन के बाद। यहाँ तक डिस्कशन ठीक हुई नहीं, कल भी ऐसे ही किया था कॉपी पेस्ट, तो आज भी वही कर रहे हैं, बस ज़रा स्लोली रिवीजन चल रही है, ठीक है, ताकि नया काम एंड पे जाके हो, बस ये टारगेट है मेरा। ऐसी कोई बात नहीं, असल में पास पेपर 2 डिस्कस करते हुए आधा पौना घंटा लग गया था, टाइम लग जाता है, ठीक है। कितने बच्चों ने पास पेपर 2 किया था? वो पास पेपर 2 ही था ना, ARC लिमिटेड, ARC हैंड आउट दिया था अलग से, हाँ कल, हाँ अच्छा चले छोड़े लग गया पता, ईद के बाद। बुक वैल्यू इज 533 और रिकवरेबल अमाउंट इज 50। अब रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू की नज़रों में, बल्कि अपनी नज़रों में ही गिर गई है, दफा तो बहुत ही गिरी पड़ी हो गई है, बुक वैल्यू से इतनी गिर गई कि लॉस आ गया। बहरहाल बुक वैल्यू ज़्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो इम्पेयरमेंट लॉस है। इम्पेयरमेंट लॉस है तो बुक वैल्यू रिवाइज होने लगी है, रिकवरेबल अमाउंट ही बुक वैल्यू जागते रहना पायन, ठीक है, 3.5 रहना, बुक वैल्यू क्या हो जाएगी? रिवाइज, ठीक है। तो रिवाइज बुक वैल्यू कितनी है? 50 और लॉस का बू 483। अच्छा जी, अब इधर देखो, कोई चेंज नहीं है भाई, कोई चेंज नहीं है। जैसे रीवैल्यूएशन लॉस आता तो जिंदगी आसान हो गई है, ठीक है। तो इस 483 ने पहले क्या किया? 409 को खा लिया। हाँ बे सबरे, जाग लॉस चला गया, प्रॉफिट लॉस में लॉस चला गया। अब ये एंट्री करनी है सिर्फ, बाकी तो सारी सेम एंट्रीज है। मिलेगा पेन? ला दो यार, जज़ाकल्लाह शिज़ादे, ये भी मिलेगा छुट्टियों के बाद। अब जज़ाकल्लाह, इसको जरा चार्जिंग भी लगाते हैं, हो सकता है अच्छा चालू हो जाएगा जी। चार्जिंग होती है और क्या होता है, और क्या इसमें इंक डलती है? अच्छा जी, अब बाकी एंट्रीज तो सेम है, आपको पता है यार, ये तुम लेके आए तो चल ही नहीं रहा, खराब वाला लेके आए थे, अब वापस कर देंगे यार, साकिब नहीं है तो ऐसे मेरे साथ कर रहे हैं ये लोग। अच्छा जी, अपना चल रहा जी बच्चों। इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री, बाकी सब एंट्रीज वही, इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री। एसेट क्रेडिट हो रहा है, जिसको एसेट क्रेडिट नहीं करते एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट कह देते हैं, ठीक है। रीवैल्यू सरप्लस कम हो रहा है मतलब डेबिट हो रहा है, और प्रॉफिट लॉस में भी लॉस जा रहा है यानी कमी हो रही है, यानी वो भी डेबिट। तो एंट्री बनी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 409, और जो बैलेंसिंग था यानी जो बच गया वो क्या है? उसको हम लिखेंगे इम्पेयरमेंट लॉस, और ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में कितना? 74, और अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, अल्लाह करे चल जाए, कितना जी? 483। ओके, अपना ही चल पड़ा है मेरे वाला, गुजारा हो रहा है, ठीक है ना। ये दोनों फिलहाल ले जाओ, फिर क्लास के बाद ना फिर ढूंढते हैं, लैपटॉप सामने रख के ढूंढेंगे ना, फिर ट्राई करूँगा। लीजिए रख, मेरा पेन मिल गया, लिख ये भी नहीं रहा, पर ये है मेरा पेन, कितना तंग है बेचारा, ये भी वापस ले जाओ। बस ये चल रहा है। ओके जी, सुने, टाइम वेस्ट ना करें,
ये एंट्री समझ आती है? Yes sir. यहाँ तक कोई मसला? अच्छा, अब आगे रिक्वायरमेंट नहीं है, बात बढ़ा रहे हैं बस वैसे ही। तो डेप्रीसिएशन किसकी करनी है अब? 50 की हैं? 50 नहीं? टिकट ले लिया तुमने? ओके। किस वक्त का? जाओ मैं नहीं बोलता। 31 दिसंबर 15 में खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकाली तो कितनी है? 2। और लॉस पता है, मैं खुशाब में तुम्हारा दाखला बंद कर दूंगा। इजी नहीं लेना मुझे, इजी नहीं लेना मुझे जी। 37 एडिशनल काम था, थोड़ा सा आपको अगला नॉलेज दिया। थर्ड स्कीनैरियो 550 जी, पिक्चर लेनी है। लो जी लो, लो पिक्चर लो, पिक्चर। फोटोग्राफर क्या नाम है तुम्हारा? वासिक। कल आओगे? कोई भी ना आए, गम नहीं है, वासिक आएगा। इसको हम बाहर ही पकड़ लेंगे। इसको नहीं अब मैं पकड़ने देता जी। 31 दिसंबर 15 में फिर एसिड आ, एक तो एकदम से आके खड़ा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। सिनेरियो 3 क्या है? क्या है जी सिनेरियो 3? भाई ने फोटो लेनी थी तो हमें बैक आ दिया 550। अब हमने इधर देखा, हमने बुक वैल्यू को देखा, बुक वैल्यू ने हमें भी देख लिया। हमने बुक वैल्यू का ऐसे कर दिया, चलो कोई रिवीजन नहीं, चलो उठाओ अपनी रिकवरेबल अमाउंट और निकलो यहां से, शाबाश। चलो क्यों? बुक वैल्यू कम है, रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है। आज तो रिकवरेबल अमाउंट की शान ही कुछ और है, ठीक है। तो फिर आपने जो एक लाइन छोड़ी थी, उस एक लाइन को छोड़कर आपने फिर क्या लिख लिया? तोती ना तोती, फिर भी तोती दी तोती। ये धोती के फायदे हैं। अच्छा, तो 533 कोई लॉस नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, यानी कि देयर इज नो इम्पेयरमेंट लॉस। नथिंग भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने इम्पेयरमेंट लॉस लिखा और आगे 0 शो किया आपको। अब एंट्री बस थोड़ी सी मुश्किल है, जरा टेक्निकल है, प्लीज देखिएगा। नो एंट्री। ओ नो एंट्री। भाई आपको कहना चाहिए था ओ यस नो एंट्री। अगली बात इससे भी अहम, ये समझ आया? कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं, कोई एंट्री नहीं। पहले दिन सिखाया था, पहले दिन याद करो। भूले तो मैं ओपन कर लूंगा सवाल। पहला सवाल इसीलिए मैं हमेशा यहां पे करता हूं, ठीक है। वक्त जरूरत सनद रहे और काम आए। अच्छा जी, चलो नहीं जाते फिर, आप मान ही गए हैं तो ले जी। उसके बाद डेप्रीसिएशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो ऊपर वाला फॉर्मूला उठाओ और उसी को पेस्ट कर दो नीचे, यानी कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो अगले 3 साल बस यही होना था। 3 साल में खत्म। 267, 204, ये 205 हो गया और ये 266 हो गया। कोई नहीं यार, 1 रुपए का फर्क राउंडिंग का आ गया जी।
ठीक है बच्चों। सिनेरियो 3, मैं हाथ लगा के वापस आ रहा हूं, जल्दी जल्दी कर लो। जल्दी करो, मैं 3 बार हाथ लगा लिया। अब अलग से पैसे लगेंगे इसके। पहले पेट्रोल इतना महंगा, नॉट एक्सक्यूज्ड। सोया सोया उठ गया और सवाल कर दिया है कोई गल? बोलो सर। देखिए जब इम्पेयरमेंट लॉस आता है तब वैल्यू रीवैल्यूड हो जाती है, रिवाइज हो जाती है। सर फिर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट वो एसेट टू क्रेडिट क्यों नहीं करते? क्या बोल, सर दोबारा बोलो भाई, कुछ बोल रहे हैं भाई, बड़ा अहम सवाल कर रहे हैं। कल के सवाल की बुनियाद इन्होंने आज डाल दी है। ठहर जाओ, कल जो करना है ना, मुझे लग रहा है लेट्स चेक इट आउट। इम्पेयरमेंट लॉस आता है जब ये आता है, नहीं ठहर, जब ये आता है तो सर वैल्यू रिवाइज हो जाती है, हो गई। सर फिर हम जिस तरह रिवैल्यूएशन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं, एसेट को क्रेडिट करते हैं, तो इसमें क्यों नहीं करते? मतलब ये भी एक मेथड है इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्रीज का, वो कल सिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल जो सिखा रहा हूं बस वही करो, ताकि दोनों में फर्क रख सको। रिवैल्यूएशन अलग है, ये अलग है, फिर दूसरा मेथड करेंगे। ओके, भाई ने कल की बुनियाद डाली है। हाँ, जो आईकेएफ ने नया मेथड दिया है ना, वो यही मेथड है। जैसे रिवैल्यूएशन के वक्त एंट्री होती है, सेम वैसे इम्पेयरमेंट के वक्त। मुश्किल नहीं है, पर मुश्किल तब होता जब मैं आज सिखा देता। नहीं सिखाऊंगा आज, कतई नहीं सिखाऊंगा। आज जाएंगे आप सुकून से, इनको पक्का करेंगे, रिवर्सल सीखेंगे, सब कुछ सूख साख लेंगे। जब उसके बाद फिर एंड में हम कहेंगे ऐसे भी हो सकता है, वो वैसे हो भी सकेगा इंशाल्लाह। आपसे मसला कोई नहीं होगा। इम्पेयरमेंट लॉस की वजह से जो भी एसेट में कमी आएगी उसको accumulated भाई पता नहीं, वो तब देखेंगे ना जब आएगा। आया तो नहीं आया क्या? नहीं, कल वाले सवाल की बात कर रहे हो, तो दूसरे मेथड है उसकी बात कर रहे हो। पहले accumulated इम्पेयरमेंट लॉस को हमेशा क्रेडिट करना है। हाँ, वो फिर दूसरी सूरत में नहीं करेंगे ना, वो फिर देखेंगे ना, वही देखेंगे ना, वो कल देखेंगे ना। अभी तक तो यही है, समझो ना, अभी तो यही है। यार तुमने ना शरारत की है यार, तुम सो जा भाई। ये बस ये इम्पेयरमेंट खत्म हो रही है आज यार, कुछ भी नहीं है। कल ऐसे गपशप के लिए बुलाया आप लोगों को। ओके डन, फाइन, यस यस, ओके। अच्छा जी, ये बुक से क्वेश्चन है आपका पिक हुआ, इसको ज़रा कर लेते हैं जल्दी से। अब होमवर्क में अच्छा सवाल था, कुछ बच्चे अगर कर लेते तो अच्छा होता। भाई सबसे पहले ना इस सवाल को करेक्ट कर लें। ये लास्ट टाइम भी मैंने लिखा था, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो। आपने 250 लिख के किया होगा, बस सवाल के अंदर वही गिवन होगा, पर्चे में तो वही है डिसमेंटलिंग कॉस्ट। लेकिन दरअसल डिसमेंटलिंग कॉस्ट थी यहाँ पे 350 ना, तो सोल्यूशन उसी हिसाब से किया हुआ है फिर सारा। ठीक है, तो इस सवाल को सही कर लो। ये पिछली बार मैंने लिखा था लेकिन रह गया इस दफ़ा करेक्ट होने से। ये इस दफ़ा की बुक है, तो वो फिर मैंने इस दफ़ा यही सोचा है कि जो करेक्शन साथ साथ निकल रहे हैं वो नोट्स में लिख रहा हूँ मैं मोबाइल में ना, ताकि इस दफ़ा कुछ जैसी गलती निकली साथ ही लिख लेना, ताकि अगली बार ऐसा मिस ना हो। कहते हो तो लास्ट टाइम वाली फाइल ओपन करके दिखा देता हूँ, ऐसे ही काट के 350 किया हुआ, यकीन कर लो मेरे, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, सवाल शुरू करें। कैलकुलेट फॉलोइंग, ऑल्सो सबमिट योर एक्सप्लेनेशन। कल तो अब एक दिन रहेगा, पता नहीं किसने आना नहीं आना। ईद के बाद इकट्ठे नहीं बैठना आप दोनों ने जी। इनिशियल रिकग्निशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्लांट, मतलब इनिशियल रिकग्निशन कब करें, दो शर्तें पूरी हो, किस पे करें, कॉस्ट पे। तो वो कॉस्ट ही मांग रहा है बेसिकली, ठीक है ना। अब इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे होती है, जिसमें परचेज प्राइस, 3 चीजें थी, मुझे अभी भी याद है। मैं दिल कर रहा है वो सफा ओपन कर लूं, ऐसे दिल कर रहा है। हम ऐसे ही करते हैं, हम रिवाइज कर लेते हैं चीजें, क्योंकि हमारे साथ ये किताबों ने जाना है। जब कभी ये सवाल आता है तो हम उन सफ़ों को, रेलेवेंट सफ़ों को ओपन कर लेते हैं, हम इसमें शर्म महसूस नहीं करते, क्योंकि स्टैंडर्ड में भी इसी तरह से लिखे होंगे, पैरास वहीं से उठाकर यहां पे लिखे गए हैं, तो आप लोगों को सहूलत होगी वहां पे। इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी? एट कॉस्ट। कॉस्ट में क्या होगा? परचेज प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट, शिस्काउंट वगैरह, रिबेट्स, प्लस
नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, पॉइंट 1 ये था। पॉइंट 2, ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट इन मैनेजमेंट्स इंटेंडेड कंडीशन एंड लोकेशन। एंड नंबर 3, इनिशियल एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। 3 चीजें थी, याद आया? नहीं याद आया तो ये देखो, इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट होगी और एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में ये हो। याद आया कुछ? ये किताब में भी इसी तरह, किताब से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ये किताब से कॉपी पेस्ट किया ताकि आप जब किताब पे जाएं तो आपको कुछ नया ना लगे, बस कोई बात लिखी है तो सिर्फ वो आपको लिखनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट, फिर एग्जांपल्स थी, क्या क्या चीजें हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट की एग्जांपल्स में? एम्प्लॉय बेनिफिट्स अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन, कॉस्ट ऑफ साइट प्रेपरेशन, डिलीवरी हैंडलिंग, इंस्टॉलेशन, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग। आगे मैंने छुपाया हुआ है, जंग अभी तक चल रही है आईकैप के साथ, हम अपनी जगह पे अड़े हुए हैं, वो अपनी जगह पे अड़े हुए हैं। हम कह रहे हैं आप पैरास का रेफरेंस देखें तो उसमें यही लिखा हुआ है, मैंने पैरा पिछली क्लास में बच्चों को खोल के भी दिखाया है। IS 16 है, ये हमारा ओरिजिनल स्टैंडर्ड है, इसमें पैरा 17 है, ये IS 16 का ओरिजिनल पैरा है, पैरा 17, जिसमें वो लिखता है कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, टेस्ट रन कॉस्ट, after deducting the net proceeds from selling any item produced while bringing the asset to that location and condition such as samples produced when testing equipment। तो इसने बात की हुई है, तो हम यही ट्रीटमेंट जारी रखेंगे अनलेस के वो हमें कन्विंस कर लें या हम उन्हें, ठीक है? अगर वो कर लेंगे तो मुझे पता है जहां जहां मैंने करवाया है, फिर मैं आपको सही करवा दूंगा, ठीक है? तो टेस्ट रन कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड होती है, और अगर टेस्ट रन के दौरान कोई प्रोसीड्स आई हैं, मतलब कोई सैंपल्स को बेचकर, तो वो आपने उस कॉस्ट में से माइनस करके नेट फिगर को ऐड कर देना, ठीक है? फिर प्रोफेशनल फी है, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये कुछ इस तरह से, मतलब मैं असल में ना आदत डालना चाह रहा था आपको, या आपको आदत होनी चाहिए, जैसे ही सवाल आया कॉस्ट डिटर्मिनेशन का, आपके घर में वो स्टैंडर्ड्स होंगे जो अभी तक ले नहीं रहे आप लोग, और आप जस्ट क्या करेंगे, आप एक पर्चे में बेशक ना खोलिएगा, पर यहां पर आपको पता होना चाहिए, आप ओपन करेंगे सामने आपको होगा अच्छा ये 3 चीजें इसमें आती है, ठीक है? पर्चे में बेशक ना यूज करें, वो याद हो जाएगा आपको तब तक तो चीजें, लेकिन फेमिलियरिटी होनी चाहिए कि भूल जाए तो पता हो फलां चीज कहां से मिला करती है। ओके, अच्छा चलें जी अपने सवाल पे आते हैं, बहुत दूर ही निकल गए हम तो, बहुत ही दूर चले गए थे। चलें जी, कॉस्ट ऑफ प्लांट निकालनी और फिर इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है, कोई है या नहीं 30 जून 5 पे, ये भी बताना है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करते हैं जी, कॉस्ट ऑफ एसेट निकाल लेते हैं जी। स्टूडेंट, क्या कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन? हाँ जी, घंटा हो गया, ओके करें पॉज।